क्लासेस साहब, सबसे पहले जो एक्सक्लूसिव चीज़ है, जो बेहतरीन चीज़ जो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ शेयर करें, आपने वो बुक पूरी पढ़ी है रेमंड डेविस ने जो खुद लिखी, क्या इनके शफात हैं जो 6 साल पहले हम सोचते थे रिहाई किस तरह से हुई, वो जानना चाहते हैं, आप बताएं किस तरह से रिहाई हुई। हम तो हमारी क्योंकि मेमोरी लैप्सेस है, हम तो भूल जाने वाले लोग हैं, बड़ा जल्दी भूल जाते हैं, अपनी पॉलिटिकल एलीट को भी माफ़ कर देते हैं, हम तो करप्शन को भी माफ़ करते हैं, तो जर्नेलों को भी माफ़ करते हैं, हमारी मेमोरीज जो हैं वो बड़ी शॉर्ट लिव्ड हैं। लेकिन क्या करें, रेमंड डेविस साहब जो हैं वो बाज नहीं है, उन्होंने एक अदद किताब लिखी है और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में उस किताब जो फैलती जाएगी, लोग उसको पढ़ते जाएंगे, कुछ उस पर डिबेट होना शुरू हो जाएगी। मैंने पढ़ी है, बहुत सारी पढ़ी है, कुछ रहती है अभी, तो उसमें से तो मेरा तो ये ख्याल है पेंडोरा बॉक्स एक दफ़ा फिर खुलने वाला है। सही। और उसको हम जो पाकिस्तान में इस वक्त फैली हुई लॉलेसनेस आपको नज़र आ रही है, पारा चनार में हो, वो वहाँ पे आपको कोयटा में हो, आपको हमने जो कुछ बहावलपुर में देखा, या भी जो पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरह की फ्री फॉर ऑल सिचुएशन चल रही है, तो उसके बाद इस किताब में इतना सारा मटीरियल है। और मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ थी इस किताब को पढ़ने के बाद, ये अभी है, ये बिल्कुल अभी ये पाकिस्तान में मेरा ख्याल मार्केट शायद नहीं हुई, बट समहाउ ये मैनेज टू गेट इट्स प्रिंट, इसका ये किताब मैंने कहीं से ली है। ये इसमें मैं इसलिए हैरान हो रहा हूँ कि एज ए रिपोर्टर मैंने इन इवेंट्स को कवर किया हुआ है, मैंने इसकी खबरें दी हुई हैं कि उस वक्त ये पीपल्स पार्टी के दौर में ये कितनी बड़ी स्टोरी थी, कितना बड़ा इशू था हुकूमत पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। अब कह सकते हैं इतना बड़ा डिप्लोमेटिक झगड़ा बड़े अरसे बाद हुआ था दोनों मुल्कों के दरमियान। और ये सो एंड सो, अगर आपको याद हो, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वे वजीर खारजा थे, उन्होंने जो क्विट किया था उस वक्त, इन्होंने वजारत छोड़ी थी पीपल्स पार्टी की, तो उसकी मेन वजह जो है वो रेमंड डेविस का यही इशू था। झगड़ा इस पे था कि उसको रेमंड डेविस जो है उसको कहते हैं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है या नहीं है, उस पे वो छोड़ के और फिर उन्होंने भुट्टो बनने की कोशिश की, तकरीरें की, इंटरव्यूज दिए, वो लंबी कहानी है। सही। अब उनको जिस तरह रिहा किया कि एक स्टोरी पाकिस्तानी मीडिया को दी गई थी, एक पब्लिक को बेची गई थी कि हमने कैसे डील किया, क्या अंडरस्टैंडिंग थी, बला बला, एक हमें वो पर्सपेक्टिव है जो हमें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने उस वक्त 2011 में हमें दिया था कि अमेरिका के साथ हमारी क्या बात है। कुछ हम समझते थे र्यूमर्स हैं, हम समझते थे हमें प्लांट की जा रही है। और आपको याद होगा उस वक्त हमारे टीवी चैनल्स, हम एंकर्स एक हुब्बुल वतनी के नाम पे जो हमने यहाँ पे उसके शोज कर रहे थे कि हमारी हुब्बुल वतनी का तकाजा क्या था। एक अमेरिकन एजेंट आया, उसने लाहौर की सड़क पे एक फैजान को और फहीम और फैजान है फहीम को वहां गोलियां मारी और उसने वहां पे 59 डेज गुजारे कोट लखपत जेल में और वो फ्री हो गया। बड़े जलसे हुए, जलूस हुए यहाँ पे बहुत। उन 2 महीनों में अगर आपको याद हो कोई और काम नहीं हो रहा था, सिंपल यहीं पे चल रहा था, मुजाहरे और प्रोटेस्ट वगैरह होते थे और हमें कुछ नहीं पता था अंदर खाते क्या हो रहा है। अंदर खाते अब उसने बता दिया रेमंड डेविस ने जी क्या हो रहा था। आमिर साहब, आई एम शॉक्ड टू रीड, जो लोग इस मुल्क के मीडिया को, सिविल सोसाइटी को ये और आवाम को ये फीड कर रहे थे कि जी हम आपके मफादात के लिए खड़े हैं, हम डट गए हैं, हम आपकी दफा अमेरिकन से आगे नहीं झुकेंगे, हम इनको मैचिंग रिस्पांस देंगे, उन सबको एक एक करके रेमंड डेविस ने अपनी किताब में उनके नाम भी रिवील किए हैं कि मुझे यहाँ पे रिहाई दिलवाने में, मुझे मेरी मदद करने में, मुझे पाकिस्तान से निकालने में वो कौन से 4 या 5 टॉप के लोग थे कि जिन्होंने एक उसने ये अल्फाज जो लिखे ना किताब में आमिर साहब, वो कहते हैं कि इट वॉज ए टीम एफर्ट। अच्छा, कलेक्टिव एफर्ट थी ये, बल्कि ग्रुप, सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, ग्रुप एफर्ट थी कि मेरे लिए ग्रुप एफर्ट थी। अब उसमें जो नाम दिए गए वो बड़े इंटरेस्टिंग है, ये मैं नहीं कह रहा, ये बुक में लिखे हुए हैं, लिहाजा मेरे ऊपर गुस्सा करने की बजाय ना रेमंड डेविस को दोबारा पकड़ लें, शू कर दें, उसको शू ना करें, उसको दोबारा पकड़ के लें और दोबारा उसको ट्रायल करें सर। और जो उसको आपने वहां पे इम्यूनिटी लेके दी थी वापस करें, वो विद हेल्ड कर लें दोबारा। वो जो 4 लोगों के नाम लेते हैं बड़े बड़े बिग नेम, जो उनके बकौल किताब में लिखते हैं कि मुझे बाद में बताया गया, क्योंकि साफ जाहिर है कि जब उनको लेके गए जहाज से, लाहौर एयरपोर्ट से लेके गए वहां पे उनको काबुल लेके गए, अफगानिस्तान लेके गए, तो उनको ब्रीफ किया गया कि हमने तुम्हें कैसे कैसे यहाँ से किया। सो कहते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन मेरी जो है, ये मेरी बाद की इंफॉर्मेशन है जो बाद में मुझे ब्रीफ किया गया था। उस ब्रीफ में वो नाम जो लेते हैं सर, वो ये कहते हैं जनाब के जॉन कैरी, बड़ा जॉन कैरी जो है उन्होंने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया। जॉन कैरी हुसैन हक्कानी को लेके आए थे वहां से, उससे अमेरिका से, और यहाँ पे पाकिस्तान में जॉन कैरी ने मुलाकात। जॉन कैरी उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, वजीर खारजा, ये उस वक्त सेनेट की इनकी खारजा कमेटी के चेयरमैन थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन थी, थैंक यू, ये उनके वो थे वहां पे। जॉन कैरी है, हुसैन हक्कानी उनको साथ लेके है सर। यहाँ पे जॉन कैरी की मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब से,
وہ یہ کہتے ہیں جناب جو لکھتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ ان کی جو ملاقات تھی وائٹل تھی، کیونکہ یہ واقعہ پنجاب میں ہوا تھا. پنجاب میں اس وقت حکومت جو ہے نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب کی تھی. جان کیری اور ان کی ملاقات کے بعد راستے ہموار ہونا شروع ہوئے تھے. یعنی بیسک ہموار کرنے میں وزیر اعظم صاحب کہا تھا. وزیر اعظم صاحب جو اب وزیر اعظم ہیں، مطلب ہے کہ اس وقت جان کیری کی ان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی اس کا نہ اس کو پتہ ہے نہ اس نے کتاب میں لکھا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں صدر زرداری صاحب، انہوں نے مجھے بڑی مدد کی، آصف علی زرداری صاحب نے. پھر وہ جو بڑا نام لیتے ہیں وہ لیتے ہیں جنرل پاشا کا، DGISI، بڑے انٹرسٹنگلی. اور جنرل پاشا صاحب وہ ہیں جو ایوان صدر میں جو بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں وہاں پہ ریمنڈ ڈیوس پہ ہوئیں، جو میرے سورسز نے بتایا، اور بعد میں میڈیا بھی رپورٹ کر رہا تھا کہ اس وقت اگر کوئی مرد مجاہد ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے امریکنز کے آگے جو نہیں ہونے دے رہا اس ڈیل کو، یہ سیاستدان سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، زرداری صاحب ہوں، نواز شریف ہوں، دیگر ہوں، یہ بیچنا چاہتے ہیں پاکستان کے مفادات، لیکن اگر کوئی مرد مجاہد ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے تو وہ جنرل پاشا ہیں. مرد مجاہد اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جتنی مدد جنرل پاشا نے کی میری رہائی میں پاکستان میں شاید وہ کسی نے کی ہو. یہ انہوں نے لکھا ہے ریمنڈ ڈیوس نے. اور ان کا جس ایجنسی ISI سے ان کا تعلق تھا DG تھے، اس کے بارے میں انہوں نے انکشافات کیے ہیں، یہاں تک سو عامر صاحب کہ DGISI جنرل پاشا جو ہیں اس وقت وہاں کے لاہور کی سیشن عدالت میں موجود تھے جب ان کی کورٹ پروسیڈنگ کے بعد ان کو رہا کیا جا رہا تھا. ریمنڈ ڈیوس سے لکھتا ہے یہ وہاں پہ موجود تھے، ان کو میں نے دیکھا وہاں پہ، اور پلس یہ ان کے ہاتھ میں موبائل فون تھا، یہ کونے میں بیٹھے ہوئے تھے. وہاں سے موبائل فون پہ عدالت کی ساری پروسیڈنگ جو ہیں یہ اس وقت کیمران منٹر جو تھے امریکن ایمبیسڈر، ان کو سب کچھ ٹیکسٹ پہ اپڈیٹ کر رہے تھے جنرل پاشا صاحب کہ اس وقت کورٹ پروسیڈنگ کیا ہو رہی ہیں، اور ان کو میسیجز کیے جا رہے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب لکھپت جیل سے لایا گیا اور عدالت میں پیش کیا گیا اور اسے نہیں پتا تھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کو ایک بھی انفارمیشن نہیں دی گئی تھی ریمنڈ ڈیوس کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ میری رہائی سے 1 مہینے پہلے ہی پلان بن چکا تھا. وہ پلان بنایا تھا وہاں پہ بیٹھ کے جان کیری نے، اور حسین حقانی صاحب اس کے وہ محرک تھے. وہ پلان لے کے آئے یہاں پہ. جنرل پاشا جو ہیں وہ DGISI تھے، انہوں نے بیٹھ کے اس پلان جو ان کا پلان تھا فردر اس کو انہوں نے اس کو وہ کیا، اس پہ کام کیا. یہ پلان بنا کے جس میں امریکنز بھی تھے، جس میں پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی بھی تھی، اس میں پولیٹیکل ایلیٹ بھی شامل تھی، ہماری ملٹری ایلیٹ، دے ور آن ون پیج. نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، حسین حقانی ہوں، جان کیری ہوں، جنرل پاشا ہوں، یہ سارے کے سارے ون پیج پہ تھے کہ ہم نے ریمنڈ ڈیوس کو یہاں سے نکالنا ہے. کس طرح سے نکالنا؟ یہ پلان بنا کے دیا گیا اکارڈنگ ٹو ہز بک. انہوں نے دیا تھا جنرل پاشا صاحب کو، اب آپ یہ پلان لیں اور اس کو ایگزیکیوٹ کریں. اس سے پہلے میں یہ بتا دوں جو بک ہے لیون پینیٹا کی، اس میں وردی فائٹس میں وہ لکھتا ہے کہ جب یہ ریمنڈ ڈیوس کا مسئلہ زیادہ ہو گیا تو مجھے ایک دن انہوں نے بلایا. لیون پینیٹا جو تھے اس کے CIA کے ڈائریکٹر تھے، ان کو بلایا اوباما نے. انہوں نے کہا کافی ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، یہ کیا رولا ڈالا ہوا ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ کہ پاکستان اور ان کے درمیان مسئلہ، بس کریں، لیں بچے کو واپس لیں. یہ اپنی یہ بک میں لکھتا ہے، واپس لیں اس کو. تو وہ کہتے ہیں، لیون پینیٹا کہتے ہیں میں نے فوری طور پر جنرل پاشا کو بلایا وہاں پہ ورجینیا جو ان کا CIA کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور میں نے کہا یہ الفاظ ہیں ان کے، وہ کتاب میں نے خود پڑھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا میں نے یہ الفاظ ہیں، میں نے جنرل پاشا کو وہاں CIA ہیڈ کوارٹر میں یہ بٹھا کے کہا کہ جنرل صاحب اس کی ریمنڈ ڈیوس کی سیکیورٹی جو ہے، میں نے وارن کیا، الفاظ ہیں، اس کی ذمہ داری آپ کی ہے. اگر کچھ ریمنڈ ڈیوس کو کچھ ہوا یو ول بی ہیلڈ، یا ان کے الفاظ رسپانسیبل، جائیں اور اس کو میرے حوالے کریں. تو اس کے بعد جو اب اس کو نہیں پتا اس بات کا کہ اس نے اپنی کتاب میں کیا بات لکھی ہے کہ جنرل پاشا صاحب وہاں سے واپس آئیں، یہ پلان بنایا ہے. اینڈ اکارڈنگ ٹو ہز بک جو بڑا گریٹفل ہے ویسے ISI کا بھی اور جنرل پاشا صاحب کو، یہ فیل کہ سارے کا سارا انہوں نے مینیج کیا، سارا پلان جو تھا، ساری چیزیں تھیں انہوں نے اوکے کر کے دی، انہی کی وجہ سے مجھے رہائی ملی، ایگزیکیوشن ہوئی. اس میں کہتے ہیں کہ جنرل پاشا صاحب کو پلان دیا گیا، پاشا صاحب نے وہ جو یہ منصوبہ تھا اپنی ٹیم کو آگے دیا کہ یہ لیں، ہر قیمت پہ یہ ریمنڈ ڈیوس جو ہے آپ ان کو باہر نکال کے لائیں. اس کے بعد انہوں نے جا کے 18 لوگ تھے اس کے فیضان کے اور فہیم کے جو ان کے ورثہ تھے، ان کے پاس انیشلی طور پر یہ پلان لے کے گئے، یہ ہمارے سیکرٹ ایجنسی کے لوگ گئے، ان کو آفر کی 2 چیزیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اس کا یہ بریف کیس بھی پڑا ہے اور ساتھ میں وہ بھی پڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا جناب یا گاجراں کھا لیں یا ڈنڈے کھا لیں. یہ جناب انہوں نے کہا کہ ان کو 23 کروڑ پہ $23 لاکھ پہ ڈیل ہوئی. پہلے انیشلی اس کے ورثہ نہیں مان رہے تھے، وہ کہتے جماعت اسلامی اور دیگر لوگوں نے ان کو منع کیا ہوا تھا کہ پیسے نہیں لینے، اور میڈیا نے بھی پاکستان میں ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی، لہٰذا وہ شروع میں پیسے لینے پہ تیار نہیں تھے جو ورثہ تھے فہیم کے اور اس کے فیضان کے. لیکن اس پہ ان پہ دباؤ ڈالا گیا اور ان کو 23 کروڑ کی اماؤنٹ جو ہے وہ ادا کی گئی. تو ریمنڈ ڈیوس کہتے ہیں اہم سوال یہ تھا کہ یہ پیسے کس نے دیے ہیں، حکومت پاکستان نے دیے ہیں یا امریکنز نے دیے ہیں.
कहते हिलरी क्लिंटन ने बयान दिया था कि अमेरिकन किसी को मतलब वो पैसे नहीं देते, कंपनसेशन मनी नहीं देते या किसी को रिहा कराने के तो लिए। फिर पाकिस्तान ने तो वो कहते हैं ठीक कह रही है हिलरी क्लिंटन, ये पैसे 23 करोड़ पे आईएसआई ने दिया था इनको, उनको वहां पे जो फैजान और के वरसा थे उसकी फैमिली थी, लेकिन बाद में इनको वहां अमेरिकन हुकूमत ने किसी और तरीके से रिफंड किए थे, इनको और किसी मद में किए थे। सो मेन चीजें जो इसमें ये उन्होंने बताई हैं कि उन्हें नहीं पता था आखिरी दिन तक, आखिरी लम्हे तक कि ही इज बीइंग रिलीज्ड। कहते वो सामने मुझे एक उसमें लेके पंजरे में लेके आए थे, पंजरे में मुझे कैद करके उन्होंने अदालत में बिठाया सेशन जज के सामने। 18 के करीब उनके वर्सा थे, वो सामने आते थे मेरे उसके पंजरे के सामने जो केज था, और कुछ उर्दू में बुड़बुड़ाते थे, तो मुझे नहीं समझ आती थी। तो मैं परेशान था, अपने वकील से पूछ रहा था क्या हो रहा है, किसी ने नहीं बताया कुछ क्या हो रहा है। आते थे, उसने कहा कि मैंने वह नोट किया कि मर्द जो हैं जो मुझे माफ करने आ रहे हैं वो तो ठीक है, दे आर ओके, लेकिन जो खवातीन आ रही थी फैमिलीज की जो मुझे माफ कर रही थी वो खुश नहीं लग रही थी मुझे। कहते वो तो मुझे बाद में पता चला ना कि ये मुझे अकसास या उसके दियत के तहत मुझे माफ किया जा रहा है। कहते खवातीन जो थी वो खुश नहीं थी, और कहते वही कुछ हुआ बाद में मुझे, जब मैं वापस चला गया अमेरिका तो मुझे पता चला कि वहां पे लड़ाई हुई उन पैसों पे, और उसके ससुर ने अपनी बहू को और बहू ने पता नहीं किसको, तो उस पैसे पे भी लड़ाई हुई, और 2-4 बंदे हैं जो वहां पे मारे गए थे। मैं मतलब लंबी स्टोरी हो जाएगी, थोड़ा सा कट करूं। अब वो कहता है कि जब मुझे बताया गया कि मैं रिहा हो गया हूं, आई हैव बीन मतलब रिलीज्ड, कहते मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं या 59 डेज के बाद मैं रिहाई मिल गई हुआ। मुझे फौरी तौर पर उन्होंने बिठाया उस पे एसयूवी पे, उनके पास गाड़ियां थी और सारे आईएसआई के लोग थे। उन्होंने मुझे वहां से लिया, लेके एयरपोर्ट पे गए, एयरपोर्ट पे मुझे जहाज पे बिठाया, और कैमरान मंटर जो हैं वो साथ थे मेरे, और पूरा अमेरिकन यहाँ एम्बेसी के लोग भी थे। जहाज में बैठ के भी हमें खतरा था कि खबर कहीं बाहर ना निकल जाए, और ये ना हो कि यहाँ पाकिस्तान में मुजाहरे शुरू हो जाए और कोई यहाँ पे हमारे जहाज को डिवर्ट कर लिया जाए। सो हमें जल्दी थी कि यहाँ से निकलें। तो कहते जब तक हम पाकिस्तान की फजा से नहीं निकल गए, हमें डर रहा, खौफ रहा कि जहाज को रोक ना लिया जाए। इस पे उन्होंने जो कैमरान मंटर थे उन्होंने वहां अपना सैटेलाइट फोन निकाला, फोन निकाल के उन्होंने 2-4 लोगों को कॉल की कि जनाब के मिशन हैज बीन अकम्प्लिश्ड, और उन्होंने बात करवाई हिलरी क्लिंटन से सैटेलाइट टेलीफोन पे, जो रेमंड डेविस लिखता है इसके साथ, रेमंड डेविस की करवाई गई जी, हिलरी क्लिंटन के साथ कराई गई। और हिलरी क्लिंटन के अल्फाज थे वहां, रेमंड वी आर प्राउड ऑफ यू, ये हिलरी क्लिंटन उनको मुबारकबाद दी, वी आर प्राउड ऑफ यू। और कैमरान उसमें वो कहते हैं ब्यूरोक्रेट दुनिया भर में आमिर साहब एक जैसे होते हैं, तो उसने कैमरान मंटर ने इसको कहा कि थोड़ी सी हमारी तारीफ भी कर दें हिलरी क्लिंटन को कि देखें जी आपके सफीरों ने और यहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी ने बड़ा जी हमारी मदद की है। कहते फिर मैंने डट के उनकी तारीफ भी की, इसकी कैमरान मंटर की और दीगर की। सो कहानी ये है असल में, जिस इस मुल्क और कौम को 2 महीने तक वो क्या कहते हैं पहाड़ पे चढ़ाया गया था, बांस पे वो बिठा दिया गया था कि जनाब के अब आपकी इसका मुहिब्बुल वतनी का तकाजा है। मीडिया को कुछ और भी फीड किया जा रहा था, ये पब्लिक को कुछ और बताया जा रहा था। शामुद कुरैशी साहब जो बहुत बड़ी जंग लड़ रहे थे कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट खड़ी होगी और मैं भुट्टो बन जाऊंगा, उनकी इत्तला के लिए आरजे रेमंड डेविस की किताब बने तो पढ़ें, आपको पता चलेगा। हजूर आपको तो आप अच्छे ये वजीर खारजा थे, आपको तो दूर दूर तक पता ही नहीं था कि अंदर खाते क्या हो रहा है, हुसैन हकानी क्या कर रहा है, जॉन कैरी क्या करने आ रहा है। उसके बाद मर्दे मुजाहिदीन ने कहा जा रहा था वो क्या कर रहे हैं, पाशा साहब क्या वहां पे अपना खेल खेल रहे हैं, जरदारी साहब किस साइड पे खड़े हुए हैं, और ग्रुप एफर्ट हो रही है। उस ग्रुप एफर्ट में इस किताब में शामुद कुरैशी का कहीं नाम ही नहीं है, ये फीचर ही नहीं करते। दूसरे भुट्टो बनने चले थे, ये दूसरे भुट्टो जो बनने थे। सो ये आमिर साहब मैंने बड़ा मुख्तसर सा इसको रखा है, इसमें इंकशाफात तो काफी हैं। सो दैट्स अ होल स्टोरी।